शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। हालांकि कम्युनिटी स्प्रेड तय करना मरकजी हुकूमत का दायरेकार है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं बेहद तशवीशनाक है। ज्यादातर मरीजों के इन्फेक्शन का जरिया मालूम नहीं हो पा रहा। देखिएगा, दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है, और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाएंगे। कोरोना के हवाले से दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था, और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और दिल्ली में डीडीएमए की मीटिंग के बाद हमारी नुमाइंदा रचना ने तफसीली जानकारी दी। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल के यहाँ पर डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि आने वाले 31 जुलाई तक दिल्ली में करीबन 5.5 लाख कोरोना के केस होने का अंदाज़ा जताया गया है। और इस बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि दिल्ली के लोगों का ही इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में किस तरीके से लोगों का इलाज होगा, क्योंकि 80,000 बेड की बात भी यहाँ पर कही गई है कि आगे आने वाले समय में करीबन 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस फैसले को पलटते हुए ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोग यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई है उसमें तमाम चर्चाएं हुई, आगे रणनीति किस तरीके से तय करनी होगी, तमाम बेड के इंतजाम कहाँ से होंगे। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एलजी की तरफ से कहा गया है कि हम इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, आगे आने वाले समय बताया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक ऑल पार्टी मीट भी होने वाली है, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके साथ कोरोना को लेकर, कोरोना से निपटने के लिए यहाँ पर रणनीति तय की जाएगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना का टेस्ट हुआ है। रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल बुखार और गले के दर्द में मुब्तला हुए थे। केजरीवाल को सांस में भी तकलीफ थी। ऐसे में केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और वहीं दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, ताहम हुकूमत की गाइडलाइंस पर भी पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। यहाँ का जायजा लिया हमारी साथी रंजीता झा ने। अनलॉक 1 के दूसरे फेज में कई रियायतें दी गई है, कई बंदिशें जो है वो हटा दी गई हैं। हम दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर खड़े हैं और यहाँ जिस तरह से चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे फेमस जगह हैं जहाँ लोग खाने के लिए आते हैं। काकेदा ढाबा जो बहुत माना जाता है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट माना जाता है कैनॉट प्लेस का,
कम जगह है इस रेस्टोरेंट में, लेकिन भीड़ काफ़ी रहती है। अमूमन यहाँ टोकन देकर लोगों को बिठाया जाता है और खाना खिलाया जाता है। यहाँ हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ टेक अवे की व्यवस्था जो है वो की गई है। जब हमने यहाँ बात की तो उन्होंने बताया कि 20 तारीख से ही उन्होंने ये खोला हुआ था रेस्टोरेंट अपना, लेकिन टेक अवे की व्यवस्था थी। लेकिन अब ये जो है रेस्टोरेंट पूरी तरह से खोल दिया गया है। यहाँ अब लोग बैठकर यहाँ खाना खा रहे हैं, अपने ऑर्डर्स जो है वो प्लेस कर रहे हैं। और सुविधाएं जो है वो लोगों को किस तरह की दी गई है, क्योंकि काफ़ी कम जगह में इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है ये, और हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के ज़रिए कि जिस तरह से इनका कहना है कि अब जो भीड़ है वो उतनी नहीं ये लोग अंदर आने देते हैं। जो कम लोगों की संख्या को ही अंदर एंट्री दी जाती है। ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि टेक अवे ही हो, लेकिन जब जो लोग बैठकर खाना खाने के लिए आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आए हुए हैं और टेबल्स और चेयर की संख्या यहाँ ज़्यादा रहती थी। लेकिन अब जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात कही जा रही है तो ये टेबल और कुर्सियाँ जो है वो कम कर दी गई है। आप देख सकते हैं टेबल के बीच कुर्सियों के बीच डिस्टेंस रखा गया है। हर टेबल पर एक इंडिविजुअल सैनिटाइज़र रखा गया है, दूरी का ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही प्रिकॉशन जो है वो भी लोग रखें, ये भी कोशिश की गई है। हालांकि इन्होंने यहाँ बैठकर खाने की व्यवस्था ज़रूर कर दी है, लेकिन जो संख्या लोगों की यहाँ हुआ करती थी, जो भीड़ यहाँ हुआ करती थी, वो अभी यहाँ नदारद है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अभी जब पूरे एहतियात जो हैं वो बरतने की ज़रूरत है। भले बंदिशें जो हैं वो हटा दी गई हो सरकार की तरफ से, लेकिन लोगों की आने की संख्या जो है वो कम है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना और लॉकडाउन की परेशानियों के दरमियान आवाम की जेब पर भी बोझ लगातार बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी इजाफा देखा गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल फी लीटर 54 पैसे की बढ़ोतरी से देखा गया, जबकि डीजल भी 58 पैसे महंगा हुआ। पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल में 1.5 रुपये से जायद का इजाफा देखा जा चुका है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुस्तकिल इजाफे का जायजा लिया रांची में मौजूद हमारे नुमाइंदे उपेंद्र ने। झारखंड के सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है। अभी हम हैं राजधानी रांची के बरियातू रोड के पेट्रोल पंप पर। दिखलाना चाहेंगे कि इस पेट्रोल पंप पर भी एथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है उसका बिक्री शुरू हुआ है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को कोई राहत नहीं मिला है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज भी 41 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा है, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल जब बिक्री शुरू होगी तो लोगों को कुछ राहत मिलने वाली है। लेकिन राज्य में पेट्रोल की बिक्री शुरू हुई है, एथेनॉल उसमें मिला हुआ है, लेकिन पैसे के मामले में कह सकते हैं कि कोई राहत लोगों को नहीं मिली है। इसके साथ साथ में जो भी पेट्रोल पंप मालिक हैं वहाँ पे यह दिशा निर्देश जारी करना था, बैनर पोस्टर लगाने थे कि राज्य में ये जो पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप पर एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री हो रही है और इसके लिए क्या क्या हिदायत दी जाती है उसको लेकर के एक दिशा निर्देश दिया जाना था, पोस्टर बैनर लगाना था, लेकिन कहीं पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगा हुआ है। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। माइग्रेंट मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए मरकज को हिदायत जारी की कि 24 घंटों के अंदर इजाफी ट्रेनें फराहम की जाएं, 15 दिनों के अंदर माइग्रेंट मजदूरों को घर भेजा जाए। अदालत ने मजीद कहा कि तमाम माइग्रेंटों की रजिस्ट्रेशन के जरिए निशानदेही की जाए। बेंगलुरु में जन सेवक संगठन ने कोरोना वॉरियर्स को एजाज से नवाजा। शहर के मार्थली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शुमाली हिंद के सामाजिक कारकुनों ने पुलिस ऑफिसर्स और आशा कारकुनों को एजाज पेश किया। मुल्क के आईटी हब बेंगलुरु में शुमाली हिंद के मजदूर बड़ी तादाद में बसते हैं। इन जन सेवक संगठन के कारकुनों ने इस मौके पर कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु पुलिस ने माइग्रेंट मजदूरों की काफ़ी मदद की है। कई समाजी तंजीमों ने भी खाना राशन पहुंचाते हुए मजदूरों की परेशानियों को दूर किया है। वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा ने इस मौके पर कहा कि लॉकडाउन के दौरान शुमाली हिंदुस्तान की तमाम तंजीमों ने एकजुट होकर काम किया।
मिलके उत्तर भारतीय के जो हमारे नेता लोग थे उन लोगों से मिलके और सपोर्ट से, जैसे उत्तर भारतीय के संगठन जो समाज सेवी लोग हैं उनसे मिलके जो समाज के प्रति कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा उठाने के बाद जो काम किया गया, उसके बाद बहुत ही अच्छा तरीका से लेबर को रख के उनके खाने की उत्तम व्यवस्था करके और उसको जो सुविधा चाहिए देने का काम कर्नाटक गवर्नमेंट किया है। इस लॉकडाउन में जो कोरोना की जो दहशत थी, उसमें जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं ने घर से बाहर निकल के और एकजुट होके जो भाईचारा दिखाना था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया। जिन्होंने बिना डर बिना खौफ के सड़क पे उतरे, सड़क पे उतरने के बाद इतनी बड़ी मुसीबत को आसानी से हैंडल किया और बहुत सारे लेबरों को इज्जत से और बहुत मान सम्मान से उनके घर तक भेजा गया। इसका मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा लॉ एंड ऑर्डर को। 22 मार्च से स्टार्ट हुआ, ऐलान हुआ हमारे प्रधानमंत्री का, और 25 मार्च से हम लोग कार्यक्रम जो है ज़मीनी कार्यक्रम किया है हबगुड़ी में, जो रातों रात हमारा टीम जो है, जहाँ पता चलता है कि कोई खाए बगैर उनके यहाँ घर में दाना नहीं है तो हम लोग तुरंत राहत पहुँचाते हैं। और हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, जो आज कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी बंधुओं को जो मैसेज बढ़िया गया कर्नाटक की तरफ से कि हम लोग सभी संगठन मिल करके एकजुट होकर के और इस मुहिम को जारी रखा है और सहयोग पहुंचाया है। अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज, अगर आप जिम ओपन ना हो, जिम ओपन नहीं है तो मैं घर में बैठूँ ना, तो आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। कई तरीके हैं वर्कआउट करने के, आप स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, टेरेस पे वॉकिंग कर सकते हो। इससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के आप अपने को स्ट्रांग बना सकते हो। स्ट्रांग बनाने से अपने पास, इसी तरह से हम इस कोरोना को सब मिलके हराएंगे और हार चुका है अभी, और थोड़ी देर में पूरा खत्म कर देंगे उसको। यही मैं आशा सबके पास व्यक्त कर सकता हूँ। राज्य की तकरीबन 2 दर्जन समाजी तंजीमों ने राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर की जीत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आइंदा 19 जून को इंतखाबात होना है। इत्तेहादी जमातों की जानिब से पहले उम्मीदवार के तौर पर जेएमएम सरबराह शिबू सोरेन हैं, जबकि दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के शहजादा अनवर हैं। इन तंजीमों का मानना है कि ज़ईफ़ुल उम्र शिबू सोरेन के बजाय तरजीही बुनियाद पर नौजवान उम्मीदवार शहजादा अनवर की जीत को यकीनी बनाया जाए। जेएमएम का जो आज़ादी, झारखंड आज़ाद से पहले जो उनका नारा था, महुआ, मांझी और मियाँ, तो इस पे हम चाह रहे कि धरातल पे उतरे जेएमएम। और शिबू सोरेन जी हमारे जो गुरु है, झारखंड आज़ादी के जो हमारे अगुवाई रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अब इनका तबीयत ख़राब रहता है तो ये अब आराम करें। और शहजादा अनवर एक यंग लीडर है, नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि वैसे को आप राज्यसभा में भेजें जो राज्यसभा में अपनी आवाज़ों को उठा सके, अल्पसंख्यकों के आवाज़ को वहाँ पे बुलंद कर सके, है ना। तो ये मैं जेएमएम से मांग करता हूँ, और अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 17 तारीख को हम लोग सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ हम लोग जो है ना पुतला दहन करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों के दरमियान अपने अपने वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है। जेडीयू के मुताबिक नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए काफ़ी काम किया है, इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। जेडीयू ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद होने के बाद भी अक़लियती तबका नीतीश के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है, और जेडीयू के इस दावे पर आरजेडी ने सख्त तनकीद की। तो हमें लगता है जो मॉनिटरीज के लिए खुसूसन, चाहे वो मरकज़ से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे औजार से जुड़ा हुआ हो, चाहे कब्रिस्तान से मिला हुआ, चाहे मॉनिटरीज कॉलेज से जुड़ा हुआ हो, जो टीचरों का हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी स्टेट, किसी राज्य में मॉनिटरीज के अल्पसंख्यक के टीचरों की लाख में बहाली कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है। कहाँ पे बहाली हुआ है? वो टीचरों में, गाँव में, पंचायती राज के ज़रिए। और मेडिकल का जहाँ तक सवाल है, अभी आप उठा कर देखिए जो डेंटल का पिछले दिनों बीपीएससी में हुए हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले 33% मुसलमान जो अल्पसंख्यक थे रोज़गार में थे, सरकारी नौकरी में थे। आज के डेट में 33% जाइएगा तो मेडिकल के जो डेंटल्स मेडिकल्स हैं उसमें 33% अब जो बहाली हुई है उसमें अल्पसंख्यक खुसूसन मुसलमानों की हुई है। नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। अब ये जितना भी झूठ का पुलिंदा था 15 वर्षों में, इन्होंने अपना जनता के सामने पेश किया और जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम किया। हमारे अक़लियत भाइयों के लिए किसने अक़लियत भाइयों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ी है? किसी से छिपा हुआ है?
और नीतीश कुमार जी आज नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ करके किस मुंह से अकलियत के वोट की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में मस्जिदों के साथ साथ दरगाहों के दरवाजे भी आवाम के लिए खुल गए हैं। रियासत की मशहूर दरगाह हजरत फ़क़ी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बेंगलुरु के करीब चिंतामणी में वाक़ई ये दरगाह अम्मा जान बाबा जान के नाम से मशहूर है। कोरोना के पेश नज़र दरगाह की इंतज़ामिया ने समाजी फासले के तहत अक़ीदतमंदों को ज़ियारत की इजाज़त दी है। दरगाह का दरवाज़ा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। किसी भी शख्स को दरगाह में क़याम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। वाज़ेह है कि इस दरगाह में आमतौर पर कर्नाटक और दीगर रियासतों के ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में आते हैं। रूहानी इलाज के लिए वो यहाँ कई दिनों तक क़याम भी करते हैं। कर्नाटक की अजीम शान दरगाह हजरत अम्मा जान बाबा जान दरगाह है, वो भी खोली जा रही है। ज़ायरीन से ये गुजारिश है कि यहाँ पर हर तरह से इंतजामात भी तैयार हैं, मार्किंग की गई है और इंतजामी वक्त भी तय किया गया है। सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ ज़ायरीन इबादत गाह आ सकते हैं। बस गुजारिश ये है कि वो लोग कोई सामान वहाँ पे ना लाएं और उस पर रहने की भी इजाज़त नहीं है और किसी भी तरह मास्क के बगैर और थर्मामीटर चेकिंग के बगैर किसी को अंदर नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंस और दूरियां बरकरार रखकर इस इबादत गाह को आइए और इसमें अमास को भी कहीं भी रहने की इजाज़त नहीं है जब तक हुकूमत से ये आर्डर नहीं निकाला जा सकता कि यहाँ पर रह सकते हैं और ये वबा ख़त्म हो गई है। कानपुर में कोर्ट के अहाते में एक लड़की की इस्मतदरी की गई। नागेंद्र सिंह गौतम नामी वकील की चेंबर में एक नाबालिग लड़की के साथ इस्मतरेजी की गई। मुतासरा ने वकील पर चेंबर में ले जाकर इस्मतरेजी का इल्जाम लगाया। पुलिस ने लड़की की शिकायत की बुनियाद पर वकील के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मामले की तफ्तीश जारी है। अब मुझे ले गए वहाँ पे चेंबर में ये, उसके बाद अमित को इन्होंने चाबी दी, फिर कहने लगे फ़ोटोकॉपी करा ला। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद चेंबर का ताला बंद करके चले गए। इन्होंने फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद बोलने लगे अपने दोस्त को फ़ोन करके आ जाओ मेरा काम हो गया है। गौतम के लड़के नागेंद्र सिंह ने जो है उसके साथ बलात्कार कर दिया और बाद में उसको ऐसी बात धमकी दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे भाई को फंसा देंगे और झूठे मुकदमे में जेल चला जाएगा। थाना कोतवाली कानपुर नगर में अभियोग संख्या 236 धारा 376 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह अभियोग नागेंद्र सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है, जिसमें विधिक कार्रवाई एवं विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना के जिला वकाराबाद दौलताबाद मंडल के बालमपेट में एक शख्स ने अपनी अहलिया और ससुर को तेज हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। CI नागेश्वर राव ने बताया कि हैदराबाद के रहने वाले खालिद की शादी बालमपेट की रहने वाली हाजी बेगम से हुई थी। गुज़िश्ता 1 साल से हाजी बेगम अपने मैके में थी। खालिद हाजी बेगम को अपने साथ घर ले जाने के लिए आया। बीवी ने शौहर के साथ जाने से इनकार किया। दोनों में तकरार हुई और फिर हाजी बेगम को हथियार से मारकर खालिद ने कत्ल कर दिया। हाजी बेगम के वालिद गफूर ने बीच बचाव की कोशिश की। खालिद ने अपने ससुर पर भी हमला किया। हाजी बेगम और उनके वालिद की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वक्त है ब्रेक का। न्यूज़ हेडलाइंस